28 अक्टूबर 2001, पुणे। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन पुणे क्राइम ब्रांच के एक छोटे से दफ्तर में उस रात नींद किसी को नहीं आई थी। टेबल पर एक बंडल रखा था, स्टैंप पेपर का बंडल। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया, पलटाया, रोशनी में देखा और फिर धीरे से साथी अफसर की तरफ मुड़कर कहा, "ये असली नहीं है।" कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो स्टैंप पेपर नकली नहीं लग रहे थे। कागज वही था, सीरियल नंबर वही था, छपाई वही थी, वाटरमार्क वही था, सरकारी मोहर वही थी, लेकिन था वो नकली। और उस एक बंडल के पीछे जो कहानी थी, वो इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक और इतनी शर्मनाक थी कि जब वो बाहर आई तो पूरे देश की नींद उड़ गई। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, एक ऐसा आदमी जिसने अकेले दम पर भारत सरकार की नाक के नीचे 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जिसने पुलिस को खरीदा, नेताओं को खरीदा, सिस्टम को खरीदा और सालों तक कोई उसे छू भी नहीं सका। ये घोटाला नहीं था, ये एक समानांतर सरकार थी। शुरुआत होती है कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे खानापुर से। 1961 एक गरीब मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, अब्दुल करीम तेलगी। बाप रेलवे में छोटा कर्मचारी था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि ठीक से 2 वक्त का खाना मिले। जब तेलगी 7 साल का था, तभी बाप गुजर गया। माँ ने किसी तरह घर संभाला। तेलगी ने बचपन से ही देख लिया था कि गरीबी इंसान को क्या बना देती है। पढ़ाई ठीक ठाक हुई, ग्रेजुएशन किया, लेकिन डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिली। वो दौर ऐसा था कि पढ़े लिखे लड़के भी सड़कों पर घूमते थे। तेलगी मुंबई आ गया। यहां उसने वो काम किया जो लाखों मजबूर लोग करते हैं। सब्जी बेची, फल बेचे, लोकल ट्रेन में घूम घूम कर सामान बेचा, छोटी मोटी दुकानदारी की। लेकिन तेलगी आम आदमी नहीं था। उसकी आंखें हमेशा किसी बड़े मौके को ढूंढती रहती थीं। उसका दिमाग हमेशा ये सोचता रहता था कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, और वो मौका उसे मिला एकदम अचानक। 1991, मुंबई। तेलगी किसी काम से एक सरकारी दफ्तर गया था। वहां उसने देखा कि एक काउंटर के सामने लंबी लाइन लगी है। लोग घंटों खड़े हैं, बस एक चीज के लिए, स्टैंप पेपर। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, कोई करार करना हो, कोई कर्ज लेना हो, स्टैंप पेपर चाहिए, कानूनी तौर पर, अनिवार्य रूप से। और ये स्टैंप पेपर सिर्फ सरकारी काउंटर पर मिलता था, जहां न समय था, न सुविधा थी, न इज्जत थी। तेलगी के दिमाग में एक सवाल आया, ये काम मैं कर सकता हूं। उसने स्टैंप वेंडर का लाइसेंस लिया। ये काम पूरी तरह कानूनी था। सरकार लाइसेंस देती थी, वेंडर स्टैंप पेपर बेचते थे, लोगों को सुविधा मिलती थी। तेलगी ने धंधा शुरू किया और बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि इस धंधे में पैसा है, बहुत पैसा। लेकिन तेलगी जो सोच रहा था वो इससे कहीं बड़ा था। स्टैंप पेपर की मांग देश में करोड़ों की थी, हर दिन, हर शहर में। लेकिन सरकारी छपाई की मशीनें सीमित थीं। सरकारी सिक्योरिटी प्रेस में क्षमता थी, लेकिन स्टॉक हमेशा कम पड़ता था। बाजार में कमी रहती थी। यहीं से तेलगी का असली खेल शुरू हुआ। उसने सोचा, अगर मैं खुद छाप सकूं? ये विचार पागलपन था, क्योंकि स्टैंप पेपर छापना सरकार का विशेषाधिकार था। उसमें खास कागज था, खास स्याही थी, सीरियल नंबर था, वाटरमार्क था। नकली बनाना लगभग असंभव था। लेकिन तेलगी ने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उसने नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में काम करने वाले कुछ लोगों से संपर्क किया। यही वो जगह थी जहां असली स्टैंप पेपर छपते थे। यहाँ के कर्मचारियों को उसने लालच दिया, पैसे दिए, और धीरे धीरे उसे मिल गई असली मशीन, असली कागज, असली स्याही। जो सामग्री सिर्फ सरकारी प्रेस में होनी चाहिए थी, वो तेलगी के गोदाम में आ गई। अब तेलगी नकली स्टैंप पेपर नहीं छाप रहा था, वो असली मशीन पर, असली कागज पर, असली स्याही से अवैध स्टैंप पेपर छाप रहा था। फर्क करना नामुमकिन था, क्योंकि फर्क था ही नहीं। अब तेलगी को एक और चीज चाहिए थी, सुरक्षा। क्योंकि इतना बड़ा काम अगर पुलिस को पता चल जाए तो सब खत्म। तेलगी ने वो किया जो भारत में बड़े घोटालेबाज हमेशा करते हैं। उसने सिस्टम को अपना हिस्सेदार बना लिया। पहले छोटे पुलिस वाले, फिर थाना इंचार्ज, फिर सीनियर अफसर, फिर आईपीएस अधिकारी। हर महीने एक तय रकम, चुपचाप, बिना किसी शोर के।
पुलिस की गाड़ियां जो कल तक उसका पीछा करती थीं, अब उसके गोदाम की हिफाजत करती थीं। और यहीं तक नहीं रुका तेलगी, उसका नेटवर्क फैलता गया। बैंक अफसर, रजिस्ट्री दफ्तर के बाबू, राज्य सरकारों के अधिकारी और ऊपर, बहुत ऊपर, राजनेता। नाम लेने की जरूरत नहीं थी, पैसा बोलता था। तेलगी ने यह नेटवर्क एक राज्य में नहीं बनाया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, देश के 12 राज्यों में उसका जाल फैला था। अब धंधा था, सुरक्षा थी, नेटवर्क था। तेलगी ने एजेंट बनाए, सैकड़ों एजेंट, हर शहर में, हर जिले में। बैंक लोन के काम आने वाले दलाल, प्रॉपर्टी के बिचौलिए, रजिस्ट्री दफ्तर के आसपास बैठे लोग सब तेलगी के नेटवर्क का हिस्सा बन गए। स्टाम्प पेपर की मांग आती, एजेंट ऑर्डर देता, माल पहुंचता। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि कागज असली लगता था। 1990 के दशक के अंत तक तेलगी का ये काला साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि हर महीने करोड़ों के नकली स्टैम्प पेपर बाजार में जा रहे थे। बैंक इन्हें स्वीकार कर रहे थे, अदालतें इन्हें मान रही थीं, सरकारी दफ्तर इन पर मुहर लगा रहे थे। और तेलगी, वो मुंबई के एक आलीशान बंगले में बैठकर ये सब देख रहा था, मुस्कुराते हुए। लेकिन हर बड़े खेल में एक छोटी सी गलती होती है, और तेलगी की गलती हुई लालच से। 2000-2001 तक आते आते तेलगी इतना बेखौफ हो चुका था कि उसके एजेंट खुलेआम माल बेचने लगे थे। मात्रा इतनी बढ़ गई कि बाजार में कुछ जगह संदेह पैदा होने लगा। पुणे में एक बैंक अफसर ने गौर किया कि कुछ स्टाम्प पेपर का सीरियल नंबर दोहराया जा रहा है। एक ही नंबर, 2 जगह, यह नामुमकिन था। अगर स्टैम्प पेपर असली हो। उसने क्राइम ब्रांच को सूचना दी। 28 अक्टूबर 2001 की वो रात, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, वहीं से तेलगी के पतन की शुरुआत भी हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। शुरू में ये एक छोटा मामला लगा, शायद कुछ लाख का घोटाला। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें उघड़ती गईं। एक गोदाम से दूसरा गोदाम, एक शहर से दूसरा शहर, एक नाम से दूसरा नाम। और जब सारे धागे खींचे गए तो सामने आया एक ऐसा जाल जिसे देखकर जांच अधिकारी खुद सन्न रह गए। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। ये भारत के इतिहास का उस वक्त तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था, और एक आदमी ने अकेले ये किया था। नवंबर 2001 में तेलगी को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद असली खेल शुरू हुआ। जांच में जब पुलिस अफसरों के नाम आने लगे तो खुद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ अफसर जो तेलगी की जांच कर रहे थे, वो खुद उसके पेरोल पर थे। एसआईटी बनी, फिर सीबीआई आई। तेलगी के फोन की कॉल डिटेल निकाली गई। जो नाम सामने आए उनमें पुलिस के बड़े अफसर थे, आईजी रैंक के, डीजीपी रैंक के। एक नाम था श्रीकांत सिंह, महाराष्ट्र के तत्कालीन वरिष्ठ आईपीएस अफसर, जिन पर आरोप था कि उन्होंने तेलगी से करोड़ों रुपए लिए। राजनेताओं के नाम भी आने लगे। महाराष्ट्र सरकार हिल गई। 2003 में जब तेलगी पर नार्को टेस्ट हुआ, तब वो पल आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नार्को की अवस्था में तेलगी बोलने लगा, नाम लेने लगा। उसने बताया कि किस किस नेता को पैसे दिए, किस किस अफसर को, किस किस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उसने एक नाम लिया जो उस वक्त के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक था। टेप बाहर आई, देश में तूफान आ गया। नार्को टेस्ट में तेलगी ने जो कहा, वो शायद भारत के किसी आरोपी ने पहले कभी इतनी खुलकर नहीं कहा था। लेकिन ये कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यहां नहीं है। सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है, जिन लाखों लोगों ने नकली स्टैम्प पेपर पर प्रॉपर्टी खरीदी, जमीन रजिस्टर कराई, बैंक लोन लिए, उनका क्या हुआ? उनके कागज फर्जी थे, उनकी रजिस्ट्री अवैध थी, उनके लोन के दस्तावेज झूठे थे। आम आदमी जिसने जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर खरीदा, उसका घर उसका नहीं रहा। तेलगी ने सरकार को नहीं लूटा, उसने आम इंसान को लूटा। अदालत में मुकदमा चला वर्षों तक। 2006 में तेलगी को दोषी ठहराया गया, 30 साल की सजा। लेकिन तेलगी अब वो आदमी नहीं था जो कभी था। जेल में उसे डायबिटीज हो गई, दिल की बीमारी हो गई, दिमाग भी जवाब देने लगा।
जो आदमी कभी मुंबई के सबसे महंगे होटलों में रात बिताता था, वो अब जेल के अस्पताल में अपने आखिरी दिन गिन रहा था। 23 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी का निधन हो गया, बैंगलोर की एक जेल में, अकेले। लेकिन तेलगी की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। ये कहानी आज भी जिंदा है हमारे सिस्टम में, क्योंकि तेलगी अकेला नहीं था, वो सिर्फ एक चेहरा था। असली घोटाला वो था जो उसके पीछे था, वो पूरा तंत्र जिसने उसे पाला, बचाया और बढ़ने दिया। जब एक फल बेचने वाला आदमी 12 राज्यों में नकली स्टैम्प पेपर बेच सकता है सालों तक, तो सवाल ये नहीं है कि तेलगी इतना चालाक था, सवाल ये है कि सिस्टम इतना अंधा क्यों था। या था वो सच में अंधा, या उसने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं। दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी की असली कहानी। एक ऐसा घोटाला जिसने साबित किया कि भारत में अगर सिस्टम को खरीद लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।